Hi everyone, welcome to the sociology class. So as you guys can see, we are starting a new course that is on NCERT. We all know that NCERT books are really important. अगर आप सोशोलॉजी में नए हो या आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट यू गो थ्रू विद द NCERT फर्स्ट. जब आप एक बार NCERT पढ़ लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि ये सब्जेक्ट किस बारे में है. उसके बाद जब आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठाते हो या फिर कोई नोट्स रेफर करते हो तो आपको सब्जेक्ट बेटर तरीके से समझ में आता है, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम स्टार्टिंग विद दिस कोर्स दैट इज़ ऑन NCERT. तो टोटल 4 बुक्स हैं NCERT की जो आपको पढ़नी होती हैं. 2 11th में हैं एंड 2 12th में हैं. ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो लेट्स से 11th क्लास में हैं या लेट्स से UPSC की तैयारी कर रहे हैं. तो आई कैन से दैट हर एग्ज़ाम में NCERT जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है. मैं किस तरह से आपको NCERT पढ़ाऊँगी मैं वो बताती हूँ. मैं NCERT की बुक तो रेफ़र करूँगी ही, साथ में NCERT के कुछ नोट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई चीज़ें बुक में ठीक से नहीं दी होती है और नोट्स में ज़्यादा अच्छे से दी होती है. तो मैं दोनों का कंपाइलेशन लेके आई हूँ. मैं सब जगह से जहाँ से भी NCERT की इन्फॉर्मेशन है मैं उसको रेफ़र करूँगी. तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे जैसे आप लेक्चर देखोगे प्लीज़ एक बार चैप्टर को ज़रूर रीड करना, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो व्हेन यू विल गो बैक टू द बुक यू विल रीड द चैप्टर तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी. और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है. और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जो 11th क्लास में हैं उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप मैंने अलग से बनाया है क्योंकि बाकी के ग्रुप्स में जो है वो बड़े बच्चे हैं यू कैन से, है ना. तो इसलिए जो आप लोगों के लिए जो ग्रुप है वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन करना. मेन ग्रुप में आप नहीं इतना यू कांट आस्क क्वेश्चंस इन दैट बिकॉज यू विल फाइंड पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बिगर एग्जाम्स. तो आपकी एज के अकॉर्डिंग CUET UG का जो ग्रुप है आप वो ज्वाइन करिएगा, ठीक है. ये सारी बातें मैं हर वीडियो में नहीं करूँगी, इसीलिए मैं पहले वीडियो में सब कुछ क्लियरली बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये कोर्स चलेगा एंड किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है. आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर यू हैव टू गो बैक टू दी NCERT. आपको NCERT बुक दोबारा खोलनी है, आपको उसको रीडिंग करनी है. और अगर आपको उसमें कुछ नहीं समझ में आता है आफ्टर वॉचिंग द वीडियो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो. और अगर समझ में आता है तो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हो कि इस वीडियो ने आपको किस तरह से हेल्प किया, ठीक है. तो हम लोग पूरी NCERTs जो हैं चारों NCERT इस एक प्लेलिस्ट में कवर करेंगे, ठीक है. NCERT कोर्स नाम की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना इफ़ यू वांट टू स्टडी NCERT. एक चीज़ और है, आफ्टर कंप्लीटिंग वन बुक, जब एक बुक पूरी ये वाली जैसे इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी है ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं एक मॉक टेस्ट लूँगी. नाउ मॉक टेस्ट में क्या होगा कि हम कुछ MCQs सॉल्व करेंगे जो कि इसी पूरी बुक से रिलेटेड होंगे, क्योंकि जो MCQs हैं वो 11th क्लास में भी आते हैं, MCQs UPSC में भी आते हैं ठीक है. और MCQs नेट या फिर CUET PG में भी आते हैं. तो MCQ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए हम लोग एक पूरा वीडियो करेंगे जहाँ पर पूरी बुक से मैं खुद MCQs फ्रेम करूँगी. तो हम लोग वो सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना. कोई और सजेशन हो इस कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. एंड लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोशोलॉजी एंड बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ दीज आर द 5 चैप्टर्स दैट वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस बुक, जो कि आपकी पहली बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, ठीक है. तो इसमें 5 चैप्टर्स हैं. अच्छा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करती हूँ ताकि दूसरे जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आए, बट नोट्स मेरे जो हैं वो इंग्लिश में ही रहते हैं क्योंकि मैं खुद इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा सकूँ क्योंकि उनके जो टर्म्स हैं वो खुद मुझे भी समझ में नहीं आते हैं, राइट. सो दैट्स वाई आई विल यूज़ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया आप मुझसे हमेशा कॉमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है. देखो 5 चैप्टर्स हैं इस बुक में और आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, दैट इज सोशोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है. तो एक एक करके 5 वीडियोस मतलब आपको इस बुक के लिए मिलेंगे जहाँ पर हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, ओके. सो इसी तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे, यही जो पूरे कोर्स का फॉर्मेट है वो रहने वाला है, ओके. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन नोट्स ऑफ द चैप्टर,
फर्स्ट वी विल सी दिस स्लाइड। अगर आप एनसीईआरटी का फर्स्ट एंड सेकंड पेज रीड करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बातें बताई गई हैं। मैंने उन्हीं चीज़ों को एक पेज पे लाने की कोशिश की है। ये मेरी ही हैंड राइटिंग है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ मुझसे कॉमेंट में पूछ लेना। PDF में दूंगी तो वहाँ पर आप इसे जूम इन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो समझते हैं। देखो, मान लो कि ये आप हो, ठीक है, दिस इज यू। अब आपसे एक इंसान आकर कहता है, पर्सन 1 आके आपसे कहता है कि स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। सेकंड इंसान आकर आपसे कहता है कि अगर आप ये वाला सब्जेक्ट करोगे, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से अगर वो कहता है कि आप साइंस लोगे, है ना, ऐसा होता है ना, आप लोगों ने अपनी लाइफ में ये चीज़ फेस की होगी। दूसरा इंसान आके आपसे कहता है कि अगर तुम साइंस पढ़ोगे तो तुम्हारे जॉब लगने के चांसेस फ्यूचर में ज़्यादा है। तीसरा इंसान आकर कहता है कि एज अ बॉय तुम्हें ये सूट नहीं करता है तो तुम ये वाला सब्जेक्ट लो, एंड एज अ गर्ल तुम ये वाला सब्जेक्ट लो, है ना। फोर्थ इंसान आपसे आकर कहता है कि योर फैमिली नीड्स यू टू गेट अ जॉब सून, सो वाई चूज अ प्रोफेशन दैट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। और फोर्थ इंसान आके आपसे क्या कह रहा है कि तुम्हारी फैमिली को ज़रूरत है कि तुम्हारी जॉब जो है वो जल्दी लगे, क्योंकि फैमिली की कंडीशन लेट्स से सही नहीं है, तो ऐसा सब्जेक्ट मत लो या ऐसा प्रोफेशन मत लो जिसमें टाइम ज़्यादा लगे। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। सबसे पहली बात जो पर्सन फर्स्ट ने बोली थी उसमें सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका लाइफ में अच्छा होगा। सेकंड में मार्केट की बात आ जाती है ना। फर्स्ट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सेकंड में क्या होता है, मार्केट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि जॉब मार्केट है। जिस तरह का आप सब्जेक्ट लोगे ये डिपेंड करता है कि जॉब वहां पर कैसी है ना। जैसे आप लोगों ने अपने लाइफ में ये चीज़ फेस की होगी कि सोशोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं। लोगों को लगता है ह्यूमैनिटीज़ का स्कोप नहीं है, सोशोलॉजी की जॉब नहीं लगती है ना। मैंने भी अपनी लाइफ में ये सब फेस किया है, जहाँ पर लोग कहते हैं अरे ये कौन पढ़ता है, सोशोलॉजी कौन पढ़ता है, इसमें पढ़ने वाला क्या होता है, ये कोई सब्जेक्ट भी होता है ना। बिकॉज उनके लिए क्या है, उनके लिए मार्केट में उनके लिए जो साइंस है वो ज़्यादा, उनको लगता है साइंस का ही सारा है, साइंस लोगे तभी जॉब लगेगी, है ना। थर्ड इंसान आकर आपको एक और एस्पेक्ट दे देता है, दैट इज जेंडर का एस्पेक्ट, है ना। यहाँ पर लिखा नहीं है बट लिख लेना, ठीक है। तो ये इंसान आकर आपसे क्या कह रहा है कि आपके जेंडर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें, एज अ गर्ल आपको क्या सूट करेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। कितने ऐसे लड़कों को आपने देखा है या कितने ऐसे बॉयज़ को आपने देखा है जो होम साइंस लेते हैं। आई डोंट थिंक आपने किसी को भी देखा होगा, राइट। ऐसे ही अगर आपने अपनी लाइफ में या फिर कहीं ना कहीं अगर पढ़ा हो कि इंजीनियरिंग में लड़के ज़्यादा जाते हैं, लड़कियों का जो रेशियो है वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये एक जेंडर का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या है कि आपकी फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया कि अब आपकी फैमिली की जो नीड्स हैं वो भी आपको पूरी करनी है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे। अब देखो, समझने की कोशिश करो। पहले हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ पर्सनल वरी की, यानी ये आपकी एक पर्सनल प्रॉब्लम थी कि आप कौन सा सब्जेक्ट लो, है ना। फिर धीमे धीमे आपको 4 लोगों ने 4 बातें बता दी और आपको समझ में आया कि ये तो एक पब्लिक इशू है। पब्लिक इशू कैसे है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद है या नहीं पसंद है। लेट्स जस्ट से दैट आपको सोशोलॉजी पसंद है, राइट, आपने सोशोलॉजी लेना है, बट ये इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या आपको सोशोलॉजी की जॉब मिलेगी फ्यूचर में, या फिर एज अ गर्ल एज अ बॉय। तो ये सब जो हैं ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, जो बाकी की चारों लोगों ने आपको बोली। नाउ आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि आपका जो भी चीज़ें सोशोलॉजी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो कोई भी चीज़ जो आपकी पर्सनल वरी होती है वो एक पब्लिक इशू भी बन सकता है, राइट। हम सोशोलॉजी में पब्लिक इश्यूज को ही डील करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल या पर्सनल प्रॉब्लम्स को नहीं पढ़ते हैं सोशोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई होप इंडिविजुअल और सोसाइटी में डिफरेंस पता चला होगा। कोई कॉन्सेप्ट जब तक इंडिविजुअल था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे ही वो चीज़ सोसाइटी में आई, 4 उसमें हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिल गए और वो कॉम्प्लेक्स हो गई। नाउ देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, वॉट हैपन्स इज दैट दिस कॉम्प्लिकेट्स द मैटर इवन मोर, ठीक है। कोई चीज़ जो सिंपल थी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, धीमे धीमे करके वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई। आपका जेंडर मैटर करता है, फैमिली मैटर करता है, सोशल बैकग्राउंड भी मैटर करता है, राइट।
आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई होगी. नाउ इंडिविजुअल एफर्ट्स मैटर अ ग्रेट डील बट डू नॉट नेसेसरली डिफाइन आउटकम्स. यानी आपके, देखो मैं एक सीधा सीधा एग्जांपल देती हूँ. अभी क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, लेट्स अज्यूम, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, इसी चैनल की मैं बात करती हूँ, और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके बहुत अच्छे स्कोर आए, बट उसके बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है कुछ अलग फैक्टर्स की वजह से. नाउ उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है ना, उन्होंने कोशिश करी कि मेरा अच्छा हो जाएगा अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा, बट बाकी के फैक्टर्स भी थे जिन्होंने उसे अफेक्ट किया. मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल देती हूँ. देखो अभी CUET PG का एग्जाम हुआ, ठीक है. अब वहां पर लेट्स अज्यूम 5 लोग थे, पांचों ने अच्छे से मेहनत करी एंड पढ़ाई करी, ठीक है. पहले के साथ क्या हुआ कि उसका स्कोर तो अच्छा था, बट वो एडमिशन नहीं ले सकती बाहर बिकॉज वो एक लड़की है, उसके मम्मी पापा उसको अलाउ नहीं कर रहे. तो यहाँ पर क्या हुआ, अब आपने तो मेहनत करी, आपने अपना इंडिविजुअल एफर्ट डाला, बट पब्लिक इश्यूज जो हैं, जैसे कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है पढ़ने के लिए, उसने अफेक्ट किया और उसकी वजह से आपका जो आउटकम है वो अफेक्ट हुआ, है ना. तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि सोसाइटी किस तरह से इम्पैक्ट करती है इंडिविजुअल को, सोसाइटी किस तरह से अफेक्ट करती है हमें. इसीलिए हम लोग सोशोलॉजी को पढ़ते हैं और यही सब बातें हम लोग सोशोलॉजी में समझते हैं, ठीक है. धीमे धीमे जैसे मैं आगे और डीप में जाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी. अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, इसीलिए मैंने इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाया है, वरना NCERT में तो बहुत ही बोरिंग तरीके से दिया है ना. नाउ लेट्स अज्यूम सेकेंड स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, बट जिस यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहता था वहाँ पे उसका नंबर्स, वो अच्छे नंबर लाया, उसका सिलेक्शन तो हो गया, बट उसके फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जाकर पढ़ाई कर सके, उसको फैमिली से पैसे नहीं मिलेंगे. तो आप ये वाली कैटेगरी समझ रहे हो कि आपकी फैमिली भी इम्पैक्ट करती है, आपका बैकग्राउंड इम्पैक्ट करता है कि आप किस तरह का आगे जाके चीज़ कर पाओगे, ठीक है. तो यहाँ पर समझना ये है कि सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से चीज़ें नहीं होती है, आपको सोसाइटी को भी लेके चलना पड़ता है साथ में, ठीक है. नाउ इंडिविजुअल स्टूडेंट मस्ट स्टडी हार्ड. जॉब मार्केट इज डिफाइंड बाय नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, नीड ऑफ द इकोनॉमी डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टी. नाउ देखो हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना. इसीलिए हम लोग सोशोलॉजी को पढ़ते हैं. सोशोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज अ इंटरकनेक्टेड होल. हम एक चीज सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट इज मैन इज अ सोशल एनिमल. अब आप लोग सोचो, अगर आप एक अकेले सोसाइटी में रहो तो क्या आप रह सकते हो? आप नहीं रह सकते हो, आपको कोई ना कोई चाहिए होगा जिस पे आप डिपेंड करो, राइट. अभी हम लोग आगे चलते हैं. आई होप यहाँ पर आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रही थी, दैट इज पर्सनल वर्सेस पब्लिक, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. अगर कुछ भी डाउट होता है इसमें तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो. अभी आगे के टॉपिक्स जब हम लोग इस चैप्टर के पढ़ेंगे तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी. ओके, नाउ सी, टू अंडरस्टैंड सोशोलॉजी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज सोसाइटी. क्योंकि सोशोलॉजी क्या होता है, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है. सोशोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि वी वांट टू स्टडी द सोसाइटी. तो उसको पढ़ने के लिए फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज सोसाइटी. देखो, अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, ऑक्यूपाई अ कॉमन टेरिटोरियल एरिया एंड आर बाउंड टू ईच अदर बाई कॉमन हिस्ट्री. एक सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो, उनका कुछ कॉमन कल्चर हो, कुछ टेरिटोरियल एरिया हो, मतलब एक, यू कैन से एक कॉमन प्लेस हो जहाँ पे वो लोग रहते हों, और एक कॉमन हिस्ट्री हो उनके बीच, ठीक है. उसे हम सोसाइटी बोल सकते हैं. नाउ सोसाइटीज मे बी सिंपल, मे बी कॉम्प्लेक्स. कोई भी सोसाइटी सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है. इट इज नेचुरल टू ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर सोशल बींग्स, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोसाइटी. देखो, कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता. ह्यूमन बींग की सबसे बड़ी, यू कैन से, फीचर है दैट दे कांट लिव अलोन, दे नीड अदर पीपल टू लिव विद. उनको दूसरे लोग चाहिए रहने के लिए, राइट. वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट अटेन आवर गोल्स अलोन, वी वॉन्ट सोसाइटी, है ना. हम अपने गोल्स को अकेले अचीव नहीं कर सकते, हमें सोसाइटी चाहिए होती है. द सोसाइटी प्रोवाइड्स अस सिक्योरिटी, रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. लेट्स से अगर आप अकेले रहते हो तो अकेले रहने में अगर आपकी कभी तबीयत खराब हो जाए,
है ना, या कभी आपका मान लो आपकी चोट लग जाए, तो आपको सिक्योरिटी देने के लिए आपको लोग चाहिए ना, आपको हेल्प करने के लिए दूसरे लोग चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, आपको एक आइडेंटिटी आपको मिलती है। जैसे मेरा नाम भैरवी भारद्वाज है, तो अब ये भारद्वाज जो मेरी आइडेंटिटी है या मेरा जो नाम है भैरवी, ये मुझे किसने दिया? मेरी फैमिली ने दिया। अगर मेरी फैमिली नहीं होती तो फिर मेरी आइडेंटिटी भी नहीं होती। समझ रहे हो? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक बिलोंगिंगनेस का फीलिंग होता है, जैसे हम अपने रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जैसे हम अपनी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये सब पार्ट किसके हैं? ये सब पार्ट्स हैं सोसाइटी के। ठीक है। Now, society is mandatory not only for mere survival but also for a good life. Now, we all know society ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बट अगर हमें एक अच्छी ठीक ठाक लाइफ चाहिए तो भी हमें सोसाइटी में ही रहना पड़ेगा, हमें सोसाइटी की ज़रूरत होगी, है ना। सोसाइटी इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नाउ सोसाइटी चेंज होती रहती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो देखो, हमारे मम्मी पापा के टाइम पे जो सोसाइटी थी, मतलब जब वो हमारी एज के रहे होंगे, तब मोबाइल फ़ोन नहीं था, तब एंड्रॉयड नहीं था, है ना। वो फ़ोन था भी तो लैंडलाइन वाला फ़ोन था, तो चीज़ें अलग थी। बट अभी चीज़ें अलग हो गई हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी ख़त्म हो गई है और न्यू हो गई है। नो, सोसाइटी में कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। बट सोसाइटी हमेशा रहती है। ओके, इट इज़ नॉट इम्पोज्ड अपॉन पीपल, इट गोज ऑन एज नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये ऐसी ही चीज़ें चलती रहती हैं। सोशल रिलेशंस आर द बेस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड इट्स एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज कॉन्क्रीट फॉर्म। नाउ सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोग आने वाले आई थिंक सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। बट ऐसे समझो कि सोसाइटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आपको सोसाइटी कहीं पे दिखती है ना, आपको वो लोग दिखेंगे जिन्होंने सोसाइटी बनाया है मिलके, बट आपको ऐसे कोई सोसाइटी नहीं मिलेगी कि हाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग है वो एक सोसाइटी है। उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, कॉन्क्रीट भी हो सकती है। तो हम लोग इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे धीमे धीमे। जब ये चैप्टर्स आप लोग देखोगे आगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। नाउ आई होप यहाँ पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सोसाइटी की, ठीक है। नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं सोशोलॉजी में क्या क्या होता है। देखो, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। ह्यूमन सोशल लाइफ का मतलब क्या है? सोसाइटी। एज अ ह्यूमन हमारी सोशल लाइफ क्या होती है? सोशल वर्ड का मतलब ही क्या है कि जैसे 4-5 लोग हैं और वो सब मिल के रहते हैं, है ना, दैट इज सोशल। इट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एज अ इंटरकनेक्टेड होल एंड हाउ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल इंटरैक्ट विद ईच अदर। अभी मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी कि किस तरीके से जो सोसाइटी होती है वो आपस में इंटीग्रेटेड होती है। कोई भी डिसीजन जो मैं लेती हूँ मेरे अकेले का नहीं होता है, वो कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, राइट, क्योंकि मैं एक सोसाइटी का पार्ट हूँ। तो सोसाइटी इज अ इंटरकनेक्टेड होल, मतलब आप इसे टुकड़ों में नहीं देख सकते। वो सब सोसाइटी जो है वो एक मिल के बना है। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स को मिल के तब सोसाइटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी, है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत सारे पार्ट से मिलके बनी है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा हाथ अलग काम कर रहा है कहीं जा रहा है और मेरे पैर अलग काम कर रहा है? नो, उसको सबको साथ में आना पड़ेगा काम करने के लिए, राइट। इस कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक एनालॉजी कहते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जिस तरीके से हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड होल होती है, यानी आपस में कनेक्ट होने के बाद ही उसको हम होल मानेंगे, है ना, इसी तरीके से सोसाइटी होती है। ओके, द सोशल स्टीम फॉर एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ हिज हर सोसाइटी। हमारा जो सोशल स्टीम होता है वो डिपेंड करता है हमारे कल्चर पे, राइट। हमारा कल्चर किस तरह का है? इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिलोसफिकल एंड रिलीजियस रिफ्लेक्शन एज वेल एज आवर एवरीडे कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन अबाउट सोसाइटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, सोशोलॉजी जो है वो एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी है। ऑलवेज रिमेंबर, सोशोलॉजी में हम लोग यहाँ पर फिलोसफी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो कॉमन सेंस होता है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लेट्स से बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल जाने का मन नहीं करता है तो वो पेट दर्द का बहाना मारते हैं, है ना। बहुत से बच्चों ने ऐसा किया होगा, मैंने भी व्हेन आई वाज अ लिटिल गर्ल आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट, कि मैं स्कूल जाती थी और मैं वहाँ पे रोती थी और मैं कहती थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है ना। मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा होता है ना, बट मुझे इतना पता है दैट एज अ किड ऑल्सो आई नो दैट इफ आई विल क्राई तो मुझे घर पहुंचा दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, कॉमन सेंस के बेसिस पे हम सोशोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम अपने कॉमन सेंस के नॉलेज को यूज करके थ्योरीज नहीं बना सकते, हम साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी करते हैं,
ठीक है। अभी आप लोग जब आगे पढ़ोगे ये सब चीज़ें, रिसर्च वाले टॉपिक में हम लोग जब आएंगे तब वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी बस आप इतना याद रखो कि दैट सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। कॉमन सेंस का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ओके। कॉमन सेंस मतलब कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा हो, है ना। जरूरी नहीं है कि सब बच्चे पेट में दर्द का बहाना मार के रोते हैं तो मैं भी पेट में दर्द का बहाना मार के रो रही हूँ। मे बी मेरे पेट में सच में दर्द हो रहा हो ना। हाउ आई विल फाइंड दैट? आई विल ओनली फाइंड व्हेन आई विल डू अ साइंटिफिक स्टडी, है ना। व्हेन आई विल टेक 10 स्टूडेंट्स एंड आई विल डू साइंटिफिक रिसर्च कि हाँ कितने बच्चों के सच में पेट में दर्द हो रहा था और कितने बच्चे झूठ बोल रहे थे, उनके पेट में दर्द नहीं हो रहा था। हाउ आई विल फाइंड दिस? आई विल फाइंड दिस ओनली व्हेन आई विल डू साइंटिफिक स्टडी। अगर मैं सिर्फ ऐसे कॉमन ऑब्जर्वेशन मार दूंगी तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो सोशियोलॉजी में कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, सोशियोलॉजी में सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। प्लीज इसको याद रखना। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट वे ऑफ स्टडीइंग सोसाइटी कैन बी बेटर अंडरस्टूड व्हेन वी लुक बैक हिस्टोरिकली एट द इंटेलेक्चुअल आइडियाज एंड मटेरियल कॉन्टेक्स्ट। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जब बना तो उसको बनने के पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल आइडियाज एंड मटेरियल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम से हम लोग बस उठे और हो गया कि हाँ आज से हम लोगों का नया सब्जेक्ट आ गया है सोशियोलॉजी। नो, किसी भी डिसिप्लिन को बनने में टाइम लगता है, राइट। उसके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें जानने होते हैं, जो हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। ग्लोबल एस्पेक्ट and the manner in which sociology emerged in India is of great significance. इंडिया में किस तरीके से सोशियोलॉजी आया था उस पर भी हम बात करेंगे। सोसाइटी इज द नेम गिवन टू सोशल रिलेशनशिप बाय विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटरकनेक्टेड। नाउ याद रखना, सोशल रिलेशनशिप इज अ वेरी बिगेस्ट कीवर्ड फॉर सोसाइटी, ठीक है। किसी भी सोसाइटी को होने के लिए सोशल रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल रिलेशनशिप्स नहीं होंगे तो फिर सोसाइटी भी नहीं होगी, ठीक है। नाउ मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में चीज़ों को इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आफ्टर स्टडिंग दी एनसीईआरटी आपको बेसिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आपको एक अच्छा सा बेस मिल जाए कि सोशियोलॉजी होती क्या है, सोशियोलॉजी में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा एंड आई विल वर्क ऑन इट। नाउ सोसाइटी इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स अलोन, ठीक है। सोसाइटी सिर्फ ह्यूमन बींग्स तक सीमित नहीं होता है। कैसे? देखो, देयर आर एनिमल सोसाइटीज ऑफ वेरिंग डिग्री। इट इज नॉट मैन ओनली हु वांट्स टू लिव इन सोसाइटी एंड एग्जिबिट नेचुरल सोशलिटी, बट आंट्स, टर्माइट्स, बर्ड्स, मंकीज। नाउ आंट्स एंड मंकीज का एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कभी भी छत पे क्या ऐसा हुआ है कि एक अकेला मंकी आए? नो, हमेशा 4-5 होते हैं साथ में, वो अपने झुंड में चलते हैं, अपनी उनकी ग्रुप है, उनका सोसाइटी है ना। तो आंट्स में भी ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा कोई भी अगर शुगर मान लो या बिस्किट कुछ भी अगर ज़मीन में मीठा पड़ा है तो वहाँ पर चींटियाँ आती हैं, वहाँ पे आंट्स आ जाते हैं। तो ये आंट्स जो आती हैं वो बहुत सारी आती हैं क्योंकि दे ऑल्सो हैव देयर सोसाइटी, ओके। तो सिर्फ ह्यूमंस में सोसाइटी नहीं होती है, एनिमल में भी होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। क्या डिफरेंस होता है? देखो, ह्यूमन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन रीजन और रैशनल बिहेवियर। हमारा जो नेचर होता है, ह्यूमन बींग्स का जो नेचर होता है वो डिपेंड होता है रीजन पे, रैशनल पे, है ना। अगर मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगी, तो ये क्या है? एक मैंने मेरा जो एक्शन है जो मैं कर रही हूँ उसके पीछे एक रीजन है। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है ना। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स ज़्यादा रीजन नहीं करते हैं, उनके दिमाग में रैशनैलिटी नहीं होती है, वो अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे चलते हैं। नाउ इंस्टिंक्ट में क्या होता है कि जो भी एनिमल्स करते हैं वो बिना सोचे करते हैं, वो इतना सोच के कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसा होता है कि कभी जैसे मान लो कोई डॉगी बैठा है और वो अचानक से उसने काट लिया, है ना। ऐसा भी होता है। मेरे पास खुद एक डॉग है और कभी कभी उसका मूड पता नहीं कैसा होता है, वो पूरा खाना खा लेगा और थोड़ा सा खाना बचा के रख देगा, उसके बाद वो काटता है। तो ये क्या है? ये उसका कोई रीजन तो नहीं है ना इसके पीछे, ना कोई रैशनैलिटी है, ये उसका इंस्टिंक्ट है, ठीक है। नाउ एनिमल्स का क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ लॉ होता है, एक ऑर्डर होता है। हम कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं कर देते हैं, हमारी लाइफ में एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जिसके हिसाब से हम चीज़ों को करते हैं। एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है ना, कोई ना राइट होता है ना कोई ड्यूटी होती है। ह्यूमंस लिव इन सोसाइटी एंड आर कॉन्शियस ऑफ इट। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमें पता है ये चीज़, हम हर चीज़ को लेके कॉन्शियस हैं। एनिमल्स में ये नहीं होता है, वो एक सोसाइटी में रहते हैं बट वो उस सोसाइटी के लिए कॉन्शियस नहीं होते हैं, ठीक है। We have intelligence, reason, culture capable of transmitting
कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि जिस तरह का हमारा कल्चर है हम उसे अपने आगे वाले जनरेशन में पास ऑन करते हैं, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दे आर इनकेपेबल। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरा डॉग है उसका बेबी भी वैसा ही होगा, बिल्कुल सेम, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो आई होप यहाँ पर आपको ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी समझ में आ गया हो। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो सबसे फर्स्ट चीज़, जितनी भी बातें अभी हम लोगों ने करी उसके बाद जो सबसे फैक्चुअल चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सोशियोलॉजी जो है उसको हम लोग अगर ब्रेक डाउन करें तो वो दो लैंग्वेजेस से हमें मिलता है। पहला जो वर्ड है वो है सोशियस, जो आया है लैटिन से, और लोगोस जो है वो आया है ग्रीक से, ठीक है। सोशियस का मतलब एक और होता है जो यहाँ पर नहीं मेंशन है, मैं लिख देती हूँ, दैट इज कंपेनियन, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, सो इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सोशियस मतलब कंपेनियन भी होता है, सोसाइटी भी होता है, एसोसिएट भी होता है। लोगोस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं दैट सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी और साइंस ऑफ एसोसिएटेड पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और सोशियस कहाँ से आया है, लोगोस कहाँ से आया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, दैट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है। याद रखो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो बुक है वो सीरेट मिल्स ने लिखी है, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के पीछे भी यही है। क्या है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, देखो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का मतलब होता है कि किस तरह से रिलेशन है हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स में और हमारे पब्लिक प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अभी मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी वो क्या थी, जब तक आपके पास ये प्रॉब्लम थी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, दैट वाज अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम, बट जैसे जैसे आपने उसको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी पता चली कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो कोई भी इशू जो है वो पर्सनल होता है और वो पब्लिक भी हो सकता है। तो हम सोशियोलॉजी में जो है वो पब्लिक इश्यूज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या पब्लिक इश्यूज कैसे बने उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। द मोस्ट फ्रूटफुल डिस्टिंक्शन, अच्छा, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अनेबल अस टू ग्रास्प हिस्ट्री एंड बायोग्राफी एंड द रिलेशंस बिटवीन द टू विद इन सोसाइटी। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें क्या बताता है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें हेल्प करता है ताकि हम हिस्ट्री और बायोग्राफी को समझ सकें और किस तरह से सोसाइटी में चीज़ें हुई हैं हम उसको बेटर तरीके से जज कर सकें, ठीक है। द मोस्ट फ्रूटफुल डिस्टिंक्शन बिटवीन विच सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन वर्क इज बिटवीन द पर्सनल ट्रबल्स ऑफ वैल्यू एंड पब्लिक इशू ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। मोस्टली आप देखोगे सोशियोलॉजी में जब आप पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा जो इमेजिनेशन है सोशियोलॉजिकल वो इसी पे बेस्ड होता है कि किस तरीके से पर्सनल ट्रबल्स जो हैं वो पब्लिक इशू हैं सोशल स्ट्रक्चर के। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर फीलिंग सुसाइडल, ठीक है, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर फीलिंग सुसाइडल। नाउ सुसाइडल इज अ पर्सनल प्रॉब्लम, लेट्स से मुझे सुसाइडल फील हो रहा है, ठीक है, मैं चाहती हूँ मर जाऊं या मैं सुसाइड कर लूं, है ना। तो ये क्या सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम है, नो। अगर मैं सोसाइटी में जाकर देखूंगी, अगर मैं और रिसर्च करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि नो, दिस इज नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम, दिस इज अ पब्लिक प्रॉब्लम, राइट, दिस इज अ सोशल प्रॉब्लम। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बहुत सारा उस पर चीजें होंगी जो मुझे जानना होगा, right. Troubles occur within the character of individual, but within the range of this immediate relation with others, they have to do with the self and those limited areas of social life of which he is directly and personally aware. यानी जो भी हमारी सोसाइटी, हमारी इंडिविजुअल ट्रबल्स होते हैं वो इंडिविजुअल तो होते हैं, बट अगर हम उन्हें और चीज़ों के साथ रिलेट करके देखें तो हम उन्हें बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इश्यूज हैव टू डू विद मैटर्स दैट ट्रांसेंड दीज लोकल इन्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द रेंज ऑफ हिज इनर लाइफ। यानी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से एक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी से किस तरह से कनेक्टेड है, तो इसी को इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बोला सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है। फैक्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री आर ऑल्सो फैक्ट्स अबाउट द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ इंडिविजुअल एंड मैन व्हेन अ सोसाइटी इज इंडस्ट्रियलाइज। देखो किस तरीके से सोसाइटी जो है वो हमें अफेक्ट करती है, हम वो देखेंगे। व्हेन अ सोसाइटी इज इंडस्ट्रियलाइज, अगर सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होगी तो क्या होगा, एक पीजेंट बन जाएगा एक वर्कर, एक फ्यूडल लॉर्ड बन जाएगा बिजनेसमैन, ठीक है, बट मेन आइडिया वही है, बट सोसाइटी के चेंज होने से ये सब चीज़ें चेंज हो गई। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें ये कहता है कि किस तरीके से सोसाइटी जो है वो बनी है इंडिविजुअल चीज़ों से ही, समझ रहे हो आप, जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं
पर्सनल ट्रबल्स हैं जो हमारे, ठीक है, वो किस तरह से पब्लिक ट्रबल्स बनते हैं या पब्लिक ट्रबल्स होते हैं, ठीक है। इसके बीच का जो ब्रिज है दैट इज योर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है। नीदर द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल नॉर द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ। वी नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ, तभी हम लोग प्रॉपरली चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। नाउ सी दिस इज अ होमलेस कपल, ठीक है। द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑपरेशनलाइज्ड फ्रॉम 2016 is a major scheme by the Ministry of Rural Development, provides financial and labor support to houseless families and those living in dilapidated kacha houses to build pakka houses. Now, can you think of other issues that show the connection between personal problems and public issues? Now, homelessness एक पर्सनल प्रॉब्लम भी है, बट अगर आप इसे रिसर्च करो इस पे तो आपको पता चलेगा दैट इट इज़ अ पब्लिक प्रॉब्लम एज वेल। सो हाउ मेनी प्रॉब्लम्स कैन यू आइडेंटिफाई जो कि एक पर्सनल प्रॉब्लम भी है और एट लार्ज दे आर द पब्लिक प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। नाउ आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट जो है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लूरैलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटीज। देखो, पहले मैं आपको वर्ड का मतलब बताती हूँ। प्लूरैलिटीज का मतलब क्या है? जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि हर तरह के लोग रहते हैं, राइट। सबके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, सारे लोग एक जैसे तो नहीं हैं, है ना। किसी की फैमिली में 5 लोग होंगे, किसी की फैमिली में 4 लोग होंगे, किसी की फैमिली में 2 लोग होंगे, किसी की जॉब गवर्नमेंट जॉब होगी, किसी की जॉब प्राइवेट होगी, किसी का अपना खुद का बिजनेस होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सब क्या है? ये सब डिफरेंसेस हैं। प्लूरैलिटीज का मतलब क्या होता है कि सारे लोग जो हैं वो अलग अलग हैं, प्लूरल हैं, और फिर भी वो साथ में रह रहे हैं। नाउ इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? इनइक्वालिटी इज अ निगेटिव टर्म। देखो, प्लूरैलिटी इज अ पॉजिटिव टर्म कि सब हाँ अलग अलग हैं। इनइक्वालिटी जो है वो एक निगेटिव टर्म है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो सबको सेम मिलने चाहिए वो सबको सेम नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से कि मेरे घर पे बिजली है, मेरे घर पे पानी है, राइट। बट लेट्स अज्यूम कि जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर पानी की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर लाइट नहीं मिल रही है उनको, तो ये क्या है? दिस इज इनइक्वालिटी, ठीक है। मेरे पास इतने पैसे थे, मैं केपेबल थी कि मैं पढ़ाई कर सकूं, बट लेट्स अज्यूम कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उसके पास सिर्फ खाना खाने तक के अफोर्ड करने के पैसे हैं, पढ़ने के पैसे नहीं हैं। तो ये क्या है? ये इनइक्वालिटी है। तो प्लूरैलिटी जो है वो एक पॉजिटिव टर्म होता है और इनइक्वालिटी जो है वो एक निगेटिव टर्म होता है, ठीक है। नाउ सी, in the contemporary world we belong to more than one society. We may use the term our society to denote a linguistic or ethnic community, a religious or caste or tribal society. The diversity makes deciding which society we are टॉकिंग अबाउट इज डिफिकल्ट। देखो, होता क्या है कि अगर हम सोसाइटी का टर्म यूज करें तो सोसाइटी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टर्म है ना। सोसाइटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ मेरी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है ना मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। हो सकता है मैं अपनी लैंग्वेज की सोसाइटी को कह रही हूँ, या मैं अपने कल्चर की सोसाइटी को, या अपने रिलीजन की सोसाइटी को कह रही हूँ, या कास्ट को कह रही हूँ कि अरे हमारी कास्ट में ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो सोसाइटी डिपेंड करती है इन सब फैक्टर्स पे। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि यू नो यू बिलोंग टू वन सोसाइटी, ऐसा आप नहीं कह सकते हो क्योंकि आप अलग अलग सोसाइटीज का पार्ट हो, ठीक है। इनइक्वालिटी इज सेंट्रल टू डिफरेंस एमंग सोसाइटीज। सम इंडियंस आर रिच, अदर्स आर नॉट। सी, मैंने अभी आपको बताया इनइक्वालिटी सब जगह होती है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, राइट। सम आर एजुकेटेड, अदर आर इलिटरेट, सम हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी एडवांसमेंट इन लाइफ, अदर लैक ऑल देम टुगेदर। सो देयर आर इनइक्वालिटीज दैट आर इन सोसाइटी, ओके। नाउ दिस पोस्टर आई फाउंड इन दी एनसीईआरटी ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो इनइक्वालिटीज़ का एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर एक बच्चा है जो यू कैन से हंग्री है और उसके पास खाने को नहीं है, सो उसकी कंडीशन आप देख सकते हो। दूसरी तरफ एक बच्चा है जो इसके पास खाने को इतना कुछ है कि उसको प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, है ना। तो दीज आर व्हाट? दीज आर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। एक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में ये सब, बट मैं यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
दीज आर द सेम नोट्स जो मैंने आपको बताए, ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो जब आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ सोशोलॉजी इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल सोशल साइंसेज, ये याद रखना, सोशोलॉजी को हम लोग यंगेस्ट सोशल साइंस बोलते हैं, ठीक है। क्यों? उसके लिए हम लोग को हायरार्की ऑफ सोशल साइंसेस पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग ऑगस्ट कोंत पढ़ने के टाइम पढ़ेंगे। वैसे मैंने पढ़ाया भी है, अगर आप इस चैनल पे देखोगे ऑगस्ट कोंत पे एक वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ पर मैंने हायरार्की ऑफ सोशल साइंस डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा यंगेस्ट सोशल साइंस क्यों बोलते हैं, ठीक है। नाउ सोशोलॉजी का जो वर्ड है वो कैसे बना है, कहाँ से बना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। सोशोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस, दैट मीन्स कंपेनियन या फिर एसोसिएट और सोसाइटी। ग्रीक वर्ड लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, ओके। नाउ सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। Now you have to remember one thing, that is sociology is not the first subject to study society. Sociology कोई पहला सब्जेक्ट नहीं है जो सोसाइटी को पढ़ता है, इससे पहले भी फिलोसफर्स या फिर बहुत सारे ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट में हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ आपको याद रखना है दैट एज अ डिसिप्लिन, अगर हम लोग एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें तो वहाँ पर सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा, सोशोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी को एज अ डिसिप्लिन सबसे पहले सोशोलॉजी में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो हमारी स्टडीज़ होती हैं वो कॉमन सेंस से बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। सारी जो स्टडीज़ होती हैं वो सिस्टमैटिक होती हैं, साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन सोसाइटी की, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। सोशोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल रिलीजियस थिंकिंग के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सोशोलॉजी अलग है और जो फिलोसफिकल और रिलीजियस थिंकिंग है वो अलग है। देखो, द फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थिंकिंग इज कंसर्न्ड विद द मॉरल एंड इमोरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द डिजायरेबल वे ऑफ लिविंग अबाउट अ गुड सोसाइटी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। फिलोसफी में या रिलीजियस थिंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कितना मॉरल है और कितना इमोरल है, वो हम लोग देखते हैं रिलीजियस थिंकिंग में या फिर फिलोसफिकल थिंकिंग में, ठीक है। यानी कि जो भी एक्शंस हमारे होते हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो किस तरीके से यू कैन से गुड है या बैड है, राइट। जैसे दूसरों की, बड़ों की रिस्पेक्ट करना इज कंसीडर्ड मॉरल, बट बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना इज कंसीडर्ड इमोरल। तो हमारा तरीका क्या है, डिजायरेबल वे ऑफ लिविंग मतलब क्या सही तरीका है लाइफ को जीने का, वो सब हम लोग देखते हैं फिलोसफिकल और रिलीजियस थिंकिंग में। दीज थिंकिंग्स आर बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड वैल्यूज as they ought to be in society. It is about modeling a good society and differentiating it from bad society. तो यहाँ पर गुड और बैड वाला फैक्टर आ जाता है, बट सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है। देखो, सोशोलॉजी ऑल्सो स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी, बट इट इज़ नॉट अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज एज दे ऑट टू बी। यानी अगर कुछ अच्छा है, अगर कुछ बुरा है, तो हमें उसको वैसे ही पढ़ना है, वहाँ पर हमारा जजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। एज अ डिसिप्लिन इट इज कंसर्न विद द वे द नॉर्म्स एंड वैल्यूज फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्म्स एंड वैल्यूज किस तरह से फंक्शन करते हैं एक्चुअल सोसाइटी में, बस उस पर बात करते हैं। क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, वो सब बातें हम लोग सोशोलॉजी में नहीं करते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट सोशोलॉजिस्ट डू। व्हेन सोशोलॉजिस्ट स्टार्ट स्टडीइंग सोसाइटी दे मस्ट बी विलिंग ऑब्जर्व एंड कलेक्ट फाइंडिंग्स वेदर इट इज देयर लाइकिंग और नॉट। मतलब आपको वो पसंद है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने कुछ सोचा है कि आपको स्टडी करना है, तो वहां पर आपके पर्सनल बायस नहीं आएंगे। पर्सनल बायस मतलब कि मेरी थिंकिंग उस टॉपिक पे क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सोशोलॉजिकल थिंकिंग इज बाउंड बाय साइंटिफिक प्रोसीजर, दैट इज वाई वी कंसीडर्ड सोशोलॉजी एज अ साइंस, क्योंकि वहां पर हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो लाइकिंग है, वो नहीं आता है, ओके। लेट्स से कि मैं जेंडर पे स्टडीज कर रही हूँ। अब जेंडर के स्टडीज़ में मेरी क्या राय है, मैं क्या सोचती हूँ, या मैंने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है, मैं वो सब हटाकर तब जेंडर को स्टडी करूँगी, तभी वो एक साइंटिफिक स्टडी होगी, ठीक है। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे, आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा कि नहीं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स को तो नहीं पता होगा, बट हाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत सोशोलॉजी पढ़ा है तो आपको दो कॉन्सेप्ट पता होंगे, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। तो सोशोलॉजी में हम लोग ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ समझाने के लिए ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। लेट्स से दैट मैं बोलूँ दैट एप्पल इज रेड, ठीक है। नाउ एप्पल इज रेड फॉर एवरीवन, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। बट अगर मैं ये बोलूँ दैट आई लाइक एप्पल, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, क्योंकि हो सकता है यू डोंट लाइक एप्पल, हो सकता है 4 लोगों को एप्पल पसंद हो, 4 लोगों को एप्पल ना पसंद हो, है ना, बट एप्पल रेड सबके लिए है, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो इसी तरह से सोशोलॉजी में हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टडीज करते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव स्टडीज जो है सोशोलॉजी में नहीं करते हैं,
ठीक है। द स्टेटमेंट दैट सोशोलॉजिस्ट अराइव एट शुड बी थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ एविडेंस दैट अलाउ अदर्स टू चेक और रिपीट टू डेवलप फाइंडिंग। यानी जो भी फाइंडिंग्स हम लोग सोशोलॉजी में रिसर्च में पढ़ते हैं वो एक ऑब्जर्वेशन सीरीज से होके आया होता है, ठीक है, तभी हम लोग उसको एक प्रॉपर एविडेंस मान सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने 2 बार कुछ भी चीज़ें ऑब्जर्व की एंड आपने उस पर थ्योरी बना दी, यू कैन नॉट डू दैट, ओके। जैसे साइंस में हम लोग प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, हम लोग सोशोलॉजी में भी वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में भी है एंड एनसीईआरटी में तो गिवन ही है, दैट इज कॉमन सेंस। नाउ हम लोग कॉमन सेंस को क्यों पढ़ते हैं सोशोलॉजी के साथ? क्योंकि कॉमन सेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे ऐसी टॉपिक्स होते हैं सोशोलॉजी में या फिर सोसाइटी के, जहाँ पर आप लोग कॉमन सेंस को यूज़ करके भी चीज़ों को समझ सकते हो, राइट। बट सोशोलॉजी में हम लोग कॉमन सेंस के साथ नहीं जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कास्ट के बारे में अपनी मदर से डिस्कशन करूं तो उनके आंसर्स में और मेरे आंसर्स में बहुत डिफरेंस होगा, है ना। वो अपने जो आंसर्स देंगी वो कॉमन सेंस के बेसिस पे देंगी। उनके लिए तो ये होगा कि चलो ये सब बातें तो कॉमन सेंस है, इसमें क्या तुम मुझे नया बता रही हो, है ना। बट मेरे जो आंसर्स होंगे एज अ सोशोलॉजिस्ट और एज अ अ पर्सन हु स्टडीज सोशोलॉजी, तो वहाँ पर मेरे आंसर्स बहुत डिफर करेंगे उनसे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसमें कॉमन सेंस नॉलेज में। The common sense knowledge that we have are based on our naturalistic and individualistic explanation. It is acquired from a particular viewpoint, the viewpoint of the social group and the social environment that we are socialized into. This knowledge is gained from our own experience. देखो common sense क्या होता है? Common sense वो चीज़ होती है जो हमें नेचुरली हम सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने आसपास जो भी देखते हैं उसके बेसिस पे हमारा जो कॉमन सेंस है वो बिल्ड होता रहता है ना। हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ें कॉमन सेंस वाली हैं वो अलग हों और आपके लिए अलग हो, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट अलग होगा, आप अलग तरह से सोशलाइज्ड हुए हो। व्हाट इज सोशलाइजेशन? देखो सोशलाइज्ड का मतलब है कि किस तरीके से आप बड़े हुए हो, है ना। आपके साथ जो चीज़ें हुई होंगी वो अलग होंगी, मेरे साथ जो चीज़ें हुई होंगी वो अलग होंगी, right? A naturalistic explanation for behavior is based on the assumption that one can identify natural reason for behavior. Most of our actions are based on naturalistic explanation of human behavior, but might lead to unintended consequences. तो आप सोशोलॉजी में भी ये चीज़ देखोगे, बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स होंगे जिन पे हम बात करेंगे जो आपको लगेगा यार इसमें क्या पढ़ने वाला है, ये तो कॉमन सेंस है ना। बट हम लोग हमेशा कॉमन सेंस को और सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अलग रखते हैं। नाउ कॉमन सेंस का मीनिंग आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉमन सेंस और सोशोलॉजी अलग कैसे है। देखो कॉमन सेंस में हम लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, कॉमन सेंस इज नॉन रिफ्लेक्टिव, डजेंट आस्क क्वेश्चंस। कॉमन सेंस के पीछे आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो। कॉमन सेंस में कोई भी चीज़ अगर है तो आप उसको बोल दोगे अरे यार ये तो कॉमन सेंस है, आप उसके पीछे के क्वेश्चंस को नहीं देखोगे, उसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, है ना। सोशोलॉजी ऑन द अदर हैंड ब्रेक्स अवे फ्रॉम कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशंस एंड आइडियाज। सोशोलॉजी में क्या होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को, इट वर्क्स ऑन मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन एंड अनसस्पेक्टेड कनेक्शंस ऑफ आवर एक्शन विद आवर बिहेवियर। यहाँ पर हम लोग इन डेप्थ देखते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है ना। सोशोलॉजिकल थिंकिंग इज बेस्ड ऑन व्हाई आई होल्ड अ स्पेसिफिक व्यू अबाउट अ पर्टिकुलर बिहेवियर। सोशोलॉजिकल थिंकिंग में आप इन डेप्थ जाकर सोचते हो कि इस टॉपिक पे मैं इस बारे में ऐसा क्यों सोचती हूँ या सोचते हैं, ठीक है। This systematic and questioning approach of sociology is derived from a broader tradition of scientific investigation. इसीलिए कॉमन सेंस को आपको ये समझना ज़रूरी है सोशोलॉजी में कि कॉमन सेंस आप नहीं यूज़ करेंगे सोशोलॉजी में, ठीक है। और क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझना है। देखो पोवर्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, पोवर्टी मीन्स गरीबी। पोवर्टी का अगर हम कॉमन सेंस वाला मीनिंग देखें, एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या होगा कि पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क, come from problem families, are unable to budget properly, suffer from low intelligence and shiftlessness, ठीक है। हम एक कॉमन सेंस की बात में बोल सकते हैं कि गरीब लोग काम नहीं करते हैं इसलिए वो गरीब हैं, ये कॉमन सेंस स्टेटमेंट है। बट अगर हम सोशोलॉजिकली देखें तो पोवर्टी इज कॉज्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम में ही इनइक्वालिटी है, क्लासेस हैं, इस वजह से जो है कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग गरीब हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने एक सोशोलॉजिकल आंसर दिया पोवर्टी क्यों हो रही है इसका,
ठीक है। और कॉमन सेंस में हम क्या बोलेंगे कि अरे यार वो तो काम ही नहीं करना चाहते हैं इसीलिए वो लोग गरीब हैं। हम लोग इन डेप्थ नहीं गए, राइट। आई होप आप लोगों को कॉमन सेंस और सोशोलॉजी में जो डिफरेंस है वो समझ में आया हो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है सोशोलॉजी। ओके, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सोशोलॉजी जो है वो बना कैसे और क्या क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, क्या चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से हम सोशोलॉजी को देखते हैं एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ मतलब कुछ ऐसे सोसाइटी में आइडियाज़ आए जिनकी वजह से इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि सोशोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हमें मिले और या फिर वो बने, तो सो दैट हम उसे पढ़ सकें, है ना। सोशोलॉजी की नीड थी, क्यों नीड थी वो हम लोग देखेंगे। ओके, सोशोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट sought to categorize societies into types and to distinguish stages in social development. These features reappear in 19th century in works of early sociologists August Comte, Karl Marx, Herbert Spencer. देखो कुछ ऐसी हम लोग स्टेजेस मानते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस जिसमें हम लोग देखते हैं किस तरह से सोशल डेवलपमेंट हुआ। ओके, और उसी की वजह से हम लोग देखते हैं कि सोशोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ी। एफर्ट्स वर देयरफॉर मेड टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज ऑन द बेसिस फॉर इंस्टेंस टाइप्स ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटी सच एज हंटर गैदरर। देखो अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ में डिवाइड किया गया, जैसे हंटर गैदरर होते थे पहले, फिर पेस्टोरल एग्रीरियन, फिर एग्रीरियन नॉन इंडस्ट्रियल, और अभी जो हम लोग हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल वाले हैं अभी हम लोग, है ना। टाइप्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी सच एज इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी सच एज एवोल्यूशनरी विजन assume that the West was necessarily the most advanced and civilized. Non-Western societies were often seen as barbaric and less developed. Indian sociology reflects this tension which go back to the history of British colonialism and the intellectual ideological response to it. देखो कैसे सोशोलॉजी आया वो हम लोग अभी बात करेंगे, बट अभी के लिए ये समझो कि जब सोसाइटी में कुछ ऐसी हिस्ट्री में जब हम लोग जाएं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनकी वजह से ये देखा जा रहा था कि वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं, वेस्ट के जो प्लेसेस हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, मोस्टली जिसको हम लोग यूरोप को मान सकते हैं, है ना, क्योंकि सोशोलॉजी डेवलप सबसे पहले यूरोप में ही हुआ था। ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं कि वेस्ट जो है उसको हम लोग बहुत एडवांस मानते थे, सिविलाइज मानते थे, बट बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, उनको हम लोग बारबेरिक या लेस डेवलप मानते थे। तो इंडिया भी जो है इसी में आता था, नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। दैट इज़ द रीज़न कि ब्रिटिश ने हमें कोलोनाइज़ किया था और फिर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। इतना डीप हम लोगों को नहीं जाना है हिस्ट्री में, ठीक है। अभी बस कुछ बातें समझो जिसकी वजह से हम लोग सोशोलॉजी को आते हुए देखते हैं, ठीक है। डार्विन्स आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वर द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली सोशोलॉजिकल थॉट। चार्ल्स डार्विन करके एक थिंकर है जिनकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सोशोलॉजिकल थॉट आगे बढ़ा, लोगों ने सोशोलॉजी को समझने की कोशिश की, ठीक है। सोसाइटी वॉज ऑफन कंपेयर्ड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लीज रिमेंबर डार्विन के जो बुक थी वो वैसे बायोलॉजिस्ट थे, तो उनकी बुक से क्या हुआ कि हम लोगों ने सोसाइटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करना शुरू किया। बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट, मोस्टली मैं नाम ले लेती हूँ यहाँ पर, हर्बर्ट स्पेंसर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेंसर ने क्या किया था, स्पेंसर ने ये चीज़ उन्होंने डार्विन से ली और उन्होंने कहा जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क करता है उसी तरह से हमारी सोसाइटी वर्क करती है। एफर्ट्स वर मेड टू ट्रेस इट्स ग्रोथ थ्रू स्टेजेस कंपेयर टू दोज ऑर्गेनिक लाइफ। दिस वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी एज अ सिस्टम ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट प्लेइंग अ गिवन फंक्शन, इन्फ्लुएंस्ड family such as stratification, intellectual ideas that went into making of sociology have direct bearing on how sociology is। देखो मैंने आप लोगों को अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, दैट वाज इंटरकनेक्टेड होल, है ना। इंटरकनेक्टेड होल का क्या मतलब है कि सोशोलॉजी भी एक या सोसाइटी भी एक इंटरकनेक्टेड होल है, बहुत सारी चीज़ों से मिल के सोसाइटी बनी है और उन सबकी हेल्प से, उन सबको जब हम लोग साथ में लाते हैं तभी हम लोग सोसाइटी या फिर सोशोलॉजी को पढ़ सकते हैं, राइट। जैसे हमारा बॉडी होता है, मैंने अभी आपको हमारी बॉडीज़ का एग्जाम्पल दिया था कि हमारा हाथ, हमारे पैर, हमारा हार्ट, हमारे सारे ऑर्गन्स, अगर वो सब साथ में इंटरकनेक्टेड होंगे तभी हमारी बॉडी काम कर पाएगी। तो यही वाला जो थॉट है ये आ गया था इस टाइम पे और इसके पीछे स्पेंसर का बहुत बड़ा रोल था, स्पेंसर ने इस चीज़ को बहुत डेवलप किया। अच्छा देखो, इनलाइटनमेंट एक पीरियड था, इनलाइटनमेंट वो पीरियड था 17th-18th सेंचुरी पे जहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रीज़न कर रहे थे और इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा था, लोग नई नई किताबें पढ़ रहे थे,
चीज़ें उनको समझ में आ रही थी, राइट। पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते थे, हम लोग बहुत ज़्यादा यू कैन से नेचुरल चीज़ों पे ब्लेम डालते थे, है ना, कि कुछ भी हो रहा है तो अच्छा इसके पीछे एक सुपर नेचुरल पावर है, उसने किया है। बट धीमे धीमे इनलाइटनमेंट के टाइम पे ये सब चीज़ें चेंज हो रही थी, लोग रीज़न कर रहे थे चीज़ों को, लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये हो रहा है तो इसके पीछे ये है, बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ठीक है। तो टोटल केओस मचा हुआ था, और इसी टोटल केओस की वजह से इट वाज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्टडी सोशल सोसाइटी, ठीक है। तो सोसाइटी पढ़ने के लिए इसीलिए ज़रूरत पड़ी और फिर सोशोलॉजी बना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ा रही हूँ, इसीलिए आपको इन डेप्थ नोट्स ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। बट जब हम लोग आफ्टर एनसीईआरटी, जब हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि सोशोलॉजी कैसा है, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी जिसको कहते हैं, मैंने एक वीडियो बना भी रखा है तो आप वो भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या फैक्टर्स थे सोशोलॉजी बनने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पोवर्टी सो फार सीन एज नेचुरल फिनोमिना बिगिन टू बी सीन एज सोशल प्रॉब्लम। पहले क्या होता था, पोवर्टी को देखा जाता था एज अ नेचुरल फिनोमिना, कि अच्छा आप गरीब हैं तो आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि भगवान ने आपको गरीब बनाया है, ठीक है। बट धीमे धीमे क्या हुआ, इसको लोगों ने रीजन किया, लोगों ने इसके पीछे की चीजें समझना शुरू की, तो उन्हें लगा कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है, कोई भी भगवान नहीं बनाते हैं किसी को भी गरीब, राइट। नाउ ऑगस्ट कॉन्ट बिलीव दैट सोशोलॉजी वुड कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑगस्ट कॉन्ट, एज वी नो, फादर ऑफ सोशोलॉजी, इनका मानना था कि सोशोलॉजी सब्जेक्ट जो होगा वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, यानी लोगों के वेलफेयर में सोशोलॉजी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया हो गया हो, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने बायोलॉजी में कुछ स्टडीज़ की थी एवोल्यूशन पे, उससे इंस्पायर होकर स्पेंसर ने उस चीज़ को सोसाइटी से कनेक्ट किया, ठीक है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो ये पता चला कि जिस तरीके से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को समझते हैं या फिर स्टडी करते हैं, उसी तरीके से हम लोग सोसाइटी को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी वर्क करती है कि इंटरकनेक्टेड होल है, सारी चीज़ें आपस में मिल के काम कर पाती हैं, वैसे ही सोसाइटी भी काम कर पाती है, ठीक है। इसके बाद इनलाइटनमेंट पीरियड आता है। इनलाइटनमेंट पीरियड में क्या होता है, 17-18 सेंचुरी में लोग जो है वो रीज़न करने लगते हैं चीज़ों को, और जैसे पहले होता था कि सब कुछ कॉमन सेंस पे ब्लेम करते थे, वो अब जा रहा है, धीमे धीमे लोग रीज़न कर रहे हैं। जैसे पॉवर्टी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, पहले लोग सोचते थे कि आप पुअर हो तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, आपको भगवान ने पुअर बनाया है, बट धीमे धीमे लोगों ने इसको समझना शुरू किया और उन्हें पता चला कि एक सोशल प्रॉब्लम है। उसके गरीब होने के रीजंस ये हैं कि मे बी उसके पास जॉब नहीं है, वो पढ़ा नहीं है ना, उसका रीज़न ये नहीं है कि भगवान ने उसको गरीब बनाया है। और ऑगस्ट कॉन्ट जो है उन्होंने सोशोलॉजी को इसीलिए बनाया था ताकि इस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी केओस था, वो सही हो पाए और ह्यूमैनिटी का वेलफेयर हो पाए, ओके। नाउ अभी हम लोगों ने जिन बारे में बात की वो थे इंटेलेक्चुअल आइडियाज। इंटेलेक्चुअल आइडियाज मतलब जो आपके आइडियाज दिमाग से आ रहे हैं, राइट। अब हम लोग कुछ मटेरियल इश्यूज की बात करते हैं। मटेरियल इश्यूज कौन से होते हैं, जो यू कैन से डायरेक्टली सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे या सोसाइटी में चल रहे थे। जैसे पहला है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वी ऑल नो दैट सोशोलॉजी को बनने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज बेस्ड अपॉन अ न्यू डायनेमिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हम देखते हैं एक नया फॉर्म आता है सोसाइटी में, दैट इज कैपिटलिज्म, यानी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। दिस सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म बिकेम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीन्स आई, वैसे ही कैपिटलिज्म आ गया। जिनके पास मशीन्स थी, जो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, चीज़ें बनाना शुरू कर दी, और दूसरे लोग जो थे वो उसके लिए काम करने लगे, वर्कर्स काम करने लगे। अभी हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जब टाइम चेंज हुआ तो जो पीजेंट्स थे वो वर्कर बन गए, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो कंपनी के ओनर्स बन गए, है ना। Capitalism involved new attitudes and institution. Entrepreneurs now engaged in the sustained systematic pursuit of profit. The market acted as the key instrument of productive life, and goods, services and labor became commodities whose use was determined by rational calculation. देखो कितना कुछ है जो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के बाद से सोसाइटी में चेंज हुआ। पहले तो कैपिटलिज्म आ गया जिसकी वजह से नए तरीके के एटीट्यूड और इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिले, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, जिन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया, है ना। उन प्रोडक्ट से हमारी लाइफ चेंज हुई, ओके। और हम रैशनल कैलकुलेशन में आ गए। रैशनल कैलकुलेशन मतलब कि भाई अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं तो हमें ये चीज़ का रैशनैलिटी होने लगा कि अच्छा 10 रुपये का मैं ये खरीद सकती हूँ, 20 रुपये का मैं वो खरीद सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि जब भी सोसाइटी में इस तरह का कोई चेंज होता है तो सोसाइटी में क्या होता है, एक केओस आता है ना।
The change industrialization brought was far reaching and changed the structure of pre-industrial society. इससे क्या हुआ, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी हमारी वो बिल्कुल चेंज हो गई, है ना। जैसे आप लोग जानते हो मोबाइल के आने से, एंड्रॉयड के आने से हमारी लाइफ में कितना कुछ चेंज हुआ है। अगर आप लोग जॉट डाउन करोगे तो आप लोगों की लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। इस तरीके से मोबाइल ने हर एस्पेक्ट को हमारे अफेक्ट किया है ना। उसी तरीके से उस टाइम पे भी आप समझो कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो इंडस्ट्रीज के बनने से हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को उसने चेंज किया, है ना। नाउ बोथ द रैडिकल एंड कंजर्वेटिव थिंकर्स वर अपील्ड एट द डिक्लाइन ऑफ द स्टेटस ऑफ कॉमन लेबर्स, नॉट टू मेंशन द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लेबर्स वगैरह जो थे, जो हाथ से काम करते थे, उनके जॉब्स चले गए, वो सारी चीज़ें मशीन से होने लगी, है ना। तो ये सारे रीजंस भी हैं जिनकी वजह से सोशोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था पढ़ना और उसका आना, क्योंकि ये सारे क्योस को पढ़ने के लिए हमें एक डिसिप्लिन तो चाहिए था, है ना। Urban centers expanded and grew. It was not that there were no cities earlier, but the industrial cities gave birth to completely new kind of urban world. एक नए तरीके का अर्बन वर्ल्ड हमें देखने को मिला। जैसे अभी हम लोगों को दिखता है ना, अगर आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो, थोड़ा सा समझो तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर अभी आप मंदिर जाओ तो आजकल मैं क्या देख रही हूँ, मंदिर में भी लोग रील्स बना रहे हैं, है ना। पहले कभी ऐसा होता था, हम मंदिर में जाते थे क्यों, टू फाइंड सम पीस, राइट, थोड़ा सा शांति के लिए हम मंदिर जाते थे। अभी क्या हो रहा है, वहां पर भी लोग रील बना रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, अ न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड। जब जब कोई बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है या कोई ऐसा रेवोल्यूशन होता है तो हमें एक नए तरीके का सोसाइटी या एक नए तरीके की दुनिया हमें देखने को मिलती है। उसी तरीके से आप समझ सकते होगे कि जब हमारा जो हैंडवर्क्स था या फिर जो भी तरीका था हमारा, इंडस्ट्रीज के आने से क्या हुआ कि एक नए तरीके का अर्बन वर्ल्ड हमें देखने को मिला। इट वॉज मार्क्ड बाय द सूट एंड ग्रिम ऑफ फैक्ट्रीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज हमें देखने को मिली, ओवर क्राउडेड स्लम्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल वर्किंग। ऐसा भी हुआ था कि गाँव में जो लोग रहते थे वो फिर ट्रैवल कर करके बाहर आने लगे, वो सिटीज़ में आने लगे सो दैट दे कैन डू अ जॉब। इट वॉज ऑल्सो मार्क्ड बाई न्यू काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन। Factory and its mechanical division of labor were often seen as deliberate attempt to destroy the peasant and artisans as well as family and local community। तो अलग अलग तरह के रिलेशन, सोशल इंटरेक्शंस भी हम लोगों को देखने को मिले, राइट। The factory was perceived as an archetype of an economic regimentation hitherto known as barracks and prisons. For some, like Marx, the factory was oppressive yet potentially liberating. Here workers learned both collective functioning as well as concerted efforts for better condition। Now यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री के आने से, फैक्ट्री के आने से हम लोगों को बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री को ये भी बोला कि वो एक प्रिजन के जैसा था। जैसे कि कार्ल मार्क्स को हम लोग पढ़ेंगे आगे। कार्ल मार्क्स का मानना था कि फैक्ट्री बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव थी। ऑप्रेसिव मतलब कि आपको, जैसे मान लीजिए आपसे वो बहुत ज़्यादा काम कराएगी, आपको वो उतना काम देगी कि आप सारा दिन आप बस काम ही करते रह जाओ, राइट। बट आपको पैसे उतने नहीं मिलेंगे। आप इनपुट तो दोगे 100%, बट आपको आउटपुट उसका मिल रहा है 50%, राइट। मेरा मतलब यहाँ पर फैक्ट्री से नहीं है, फैक्ट्री में तो इनपुट आउटपुट अलग है। एज अ वर्कर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। एक वर्कर जो लेट से 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, 8 घंटे काम करने के बाद जो कंपनी है वो उसको 5 घंटे ही पैसे दे रही है, पर काम वो उससे ले रही है 8 घंटे का। तो ये क्या है, ये है ऑप्रेसिव सिस्टम, ये है एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। कार्ल मार्क्स इस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगी। जब हम लोग कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तब हम लोग कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी पे स्टिक करते हैं, जो जो बातें एनसीईआरटी में लिखी है मैं बस वो बता रही हूँ, ठीक है। नाउ अनदर इंडिकेटर ऑफ एमर्जेंस ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट इंडिकेटर क्या था, इंटेलेक्चुअल आइडियाज। सेकेंड इंडिकेटर क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से जो भी सोसाइटी में कियोस मचा। Now another indicator of emergence of modern society was the new significance of clock time as the basis of social organization. A crucial aspect of this was the way in which 18th-19th century the tempo of agriculture and manufacturing labor increasingly came to set by the clock and calendar, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नया चीज हम लोगों को देखने को मिला, दैट इज वी वर डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू क्लॉक। क्लॉक मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि आपने काम कितना किया, हम ये देखेंगे कि आपने 8 घंटे काम किया, आपने 9 घंटे काम किया, ठीक है। तो क्लॉक और कैलेंडर की वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ वर्क। Prior to development of industrial capitalism, work rhythms were set by factors such as period of daylight। पहले क्या होता था, पहले हम लोग
इस बेसिस पे काम करते थे कि अच्छा दिन जब तक सूरज है तब तक आपको काम करना है, जैसे जैसे सूरज ढलेगा आप अपने घर जा सकते हैं, है ना, इस तरीके से काम होता था। बट अब क्या है, अब क्लॉक का ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिला आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फैक्ट्री प्रोडक्शन implied the synchronization of labor. It began punctually, had a steady pace and took place for set hours and particular days of week. now यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिला कि एक टाइम पे वर्कर आता था, एक टाइम पे काम करता था, और कुछ डेज होते थे जिसपे उनको वर्क करना पड़ता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक नई तरह की अर्जेंसी आ गई काम में, राइट। पहले इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है फॉर योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको आई होप क्लियर होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि रिलेवेंस ऑफ स्टडीइंग द बिगनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशोलॉजी इन यूरोप। मैंने आपको बताया था सोशोलॉजी जो है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो ग्रो हुआ वो है यूरोप में। ओके, फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी इट इज सिग्निफिकेंट to study the growth of sociology as a discipline in Europe. This is due to the very fact that subject matter of sociology deals with issues and concerns developed in New World Order. देखो, मैंने आपको अभी तक जितनी बातें बताई वो आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब आप लोग ये समझो कि वो सारे फैक्टर्स थे, और जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी, सोशियोलॉजी को बनने में ये सारा जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं सब की वजह से ज़रूरत थी कि हम सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को लेके आएँ जो सोसाइटी को पढ़े। ठीक है, these issues and concerns were developed during the rapid changes that occurred in European society in 18th-19th century. ये सारी चीज़ें यूरोप में हो रही थी। ओके, capitalism and industrialization which developed in Europe undermined the old settled order and gave rise to many issues like urbanization, factory production, which are pertinent to all modern society in varied form. Now, capitalism की वजह से, industrialization की वजह से काफ़ी सारी problems हैं जो आ रही थी, जो हम लोग face कर रहे थे। The global impact of capitalism has been seen as the cause of uneven transformation of society. अच्छा, अनइवन ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मतलब है, कोई कोई जगह तो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई बट कोई जगह जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो गई, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग गरीब हो गए, एक इनइक्वालिटी हमें सोसाइटी में देखने को मिली, राइट। सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ सब्जेक्ट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिसिप्लिन, तो एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो इमर्ज हुआ। The French Revolution brought about tremendous socio-political change in the society, leading to disruption of social life. We all know French Revolution में क्या हुआ था। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में एक डिसरप्शन आ गया, लोगों की सोशल लाइफ ख़राब होने लगी, और फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि सोशोलॉजी जैसा सब्जेक्ट अब आ जाए ताकि हम लोग इस सब चीज़ों से डील कर सकें। Okay, transformation of Indian society is linked to the history of British capitalism. Thus, the work of Western sociologists on capitalism and other aspects of modern society are important. It is relevant for understanding social change in India. और इंडिया में जो सोशोलॉजी हम लोग देखते हैं वो हम लोग ब्रिटिश के टाइम पे देखते हैं आता हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ें अलग तरीके से हुई थी। तो एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इन इंडिया ये एक अलग ही टॉपिक है, तो इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना देखेंगे, बाकी जो टॉपिक्स और भी हैं वो हम लोग बाद में भी देखेंगे। देखो, यहाँ पर एनसीईआरटी में हम लोगों को बस बेसिक्स जानने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पर मैं सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग एनसीईआरटी में जितना है हम लोग एज अ जिस्ट आप इसको देख सकते हो, बट फॉर 11th स्टूडेंट्स या फिर सीयूईटी यूजी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरीके से इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ डेवलप होते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है जिसको हम लोग मटीरियल चेंजेस कह सकते हैं, राइट। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ और है, दैट इज़ योर इनलाइटनमेंट। ओके, और उसके बाद लास्ट में जो हमारा आता है दैट इज़ योर फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी को इमर्ज होते हुए। ठीक है, तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं, ये सारे ही केओस हैं जिनकी वजह से जो है सोशियोलॉजी का आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। किस तरीके से इंडिया में हमें दिखता है सोशियोलॉजी ग्रो होते हुए। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर रूल इन इंडिया द ब्रिटिश ऑफिशियल्स रियलाइज दैट फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन इट वॉज इंपॉर्टेंट दैट दे एक्वायर नॉलेज ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है,
इंडिया पे जब ब्रिटिश रूल कर रहा था तो उसे ऐसा लगा कि ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इंडियन सोसाइटी की और कल्चर की नॉलेज हो। दिस प्रॉम्प्टेड द ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी। इसी वजह से हम देखते हैं फिर कि सोशोलॉजी जैसा डिसिप्लिन इंडिया में आता हुआ हमें दिखता है। वेस्टर्न सोशोलॉजिकल राइटिंग्स अबाउट इंडियन सोसाइटी वर समटाइम्स मिसलीडिंग। बाहर के लोग यानी वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो इंडियन सोसाइटी के बारे में लिखते थे वो गलत होता था। फॉर इंस्टेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोर्ट्रेल ऑफ इंडियन विलेज वॉज अनचेंजिंग। इंडियन विलेज के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी गई वो बहुत ही ज़्यादा गलत थी। मैनी इंडियन स्कॉलर टुक द सोशोलॉजिकल स्टडीज टू क्लोज सच गैप। इसीलिए बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स ने फिर इस सब्जेक्ट को देखा और उन्होंने इन गैप्स को फुलफिल करने के लिए पढ़ना चालू किया। ठीक है। द डाइवर्सिफाइड नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ रीजन, लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ। इस तरह के जो टर्म्स हैं, वी ऑल नो इंडिया में शुरू से ही हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, ये हमारी एक बहुत यू कैन से इम्पॉर्टेंट फीचर भी है। इसको पढ़ने के लिए भी फिर हमें इंडियन सोसाइटी को पढ़ना ज़रूरी था और इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए सोशोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, सोशोलॉजी के साथ साथ इंडिया में फिर हमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी आता हुआ दिखाई दिया। Okay, this is the characteristic feature different from that of Western country where both disciplines have been kept distinct from each other. Indian sociologists realize that the transformation process of contemporary Indian society is different from that of the Western society. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बस इतना समझ लो कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था कि सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से वो लोग लेके आए थे, अलग अलग लेके आए थे। बट इंडियन सोशोलॉजी में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी वेस्टर्न में वो सब्जेक्ट्स बन चुके थे, राइट। तो इंडिया में उसको डेवलप करने में इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि काफ़ी कुछ ऑलरेडी हो चुका था, राइट। मॉडर्निटी एज अंडरस्टूड इन वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी इज द आउटकम ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस एंड डेमोक्रेसी। वी ऑल नो यूरोपियन सोसाइटी में जो मॉडर्निटी हम देखते हैं, मॉडर्निटी मतलब रैशनलाइजेशन, साइंटिफिक, है ना। मोस्टली मॉडर्निटी को हम लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। तो वो हमें यूरोपियन सोसाइटी में क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पर मॉडर्निटी जल्दी इसलिए आई क्योंकि वहाँ पर इतना सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सब चल रहा था। Whereas as the same process of modernity was introduced in Indian under the colonial regime, इंडिया में भी हमें ये मॉडर्निटी देखने को मिली बट उस टाइम पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, राइट। नाउ यहाँ पर देखो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में हैं बट मैंने ये नोट्स से ऐड किए हैं, तो ये देख लो। फॉर्मल यूनिवर्सिटी टीचिंग ऑफ सोशोलॉजी 1919 में इंडिया में फॉर्मल टीचिंग स्टार्ट हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में सबसे पहले हम लोगों को सोशोलॉजी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर कलकत्ता में और बाद में 3rd नंबर पे लखनऊ में। द डिटेल स्टडी ऑफ सोसाइटी वॉज फर्स्ट बिगिन ड्यूरिंग कोलोनियल पीरियड। याद रखना, सबसे पहले डिटेल स्टडी सोसाइटी की जो शुरू हुई थी वो कोलोनियल पीरियड में शुरू हुई थी, यानी जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। रिव्यूअर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जनरली ट्रेस इट्स ओरिजिन ऑफ वर्क सेवरल ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स, मिशनरीज, वेस्टर्न स्कॉलर्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेना कि इंडियन सोसाइटी के बारे में ज़्यादातर जो हमें पढ़ने को मिला वो यहाँ से आया था। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट लिखते थे, मिशनरीज लिखते थे, राइट। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट इंडियन कल्चर सो दैट दे कुड इजली रूल ओवर कंट्री। देखो अपने फायदे के लिए ये लोग चाहते थे इस सब्जेक्ट को यहाँ पे लाना क्योंकि इनको इंडियन कल्चर के बारे में जानना था ताकि और ज़्यादा अच्छे से ये लोग हमको बेवकूफ़ बना सकें और हम पे रूल कर सकें। क्रिश्चियन मिशनरीज वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग लोकल लैंग्वेज। क्रिश्चियन लोग जो थे वो लोकल लैंग्वेज सीखना चाहते थे ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से कब्जा कर सकें चीज़ों पे, है ना। तो ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें ये जो है इंडिया वाली समझ में आ गई होंगी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर जहाँ पर हम लोग स्कोप की बात करेंगे, उसके बाद अलग अलग सोशल साइंसेस से हम सोशोलॉजी को रिलेट करके उसकी बात करेंगे। देखो सोशोलॉजी के बारे में अगर आप लोग समझो तो सोशोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। द स्कोप ऑफ सोशोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली वाइड, राइट, क्योंकि काफ़ी कुछ है। अगर आप एज अ सोसाइटी देखो तो सोसाइटी का पार्ट बहुत कुछ हो सकता है ना। एंड इट फोकसेस इट्स एनालिसिस ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड कैन बी अबाउट मेयर इंडिविजुअल इंटरेक्शंस टू लार्जर सोशल इशूज़। The scope of sociology and its focus of analysis can be broadly classified into 3 categories. 3 categories में हम इसको divide कर सकते हैं। पहला है at the level of human interaction. The scope of study might focus its analysis on interactions between two individuals at different social environment, such as between a shopkeeper and a customer. यानी पहला जो है जिसमें हम लोग individual
बेसिस पे स्कोप को डिफाइन कर सकते हैं सोशियोलॉजी के। दूसरा हो जाएगा हमारा जहाँ पर हम लोग लार्जर पब्लिक को फोकस करेंगे, जो ऐसे फिनोमिना हैं जो ज़्यादा यू कैन से पब्लिक को अफेक्ट करते हैं, उनको हम लोग इसमें रख सकते हैं, जैसे कि नेशनल इश्यूज है ना, कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, रूरल इनडेप्टेडनेस, है ना। नाउ दीज आर इश्यूज स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर सोसाइटी और नेशन। पहला हो गया इंडिविजुअल लेवल, दूसरा हो गया नेशन लेवल। Global social processes are those which are impacting the larger human population. While studying such phenomena, the focus of analysis for sociologists might include impact of flexible labor regulations, globalization, entry of foreign universities, और उसको अगर हम लोग थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे जाके बड़े लेवल पे देखें तो वो हो जाएगा हमारा ये सब। Now let us talk about the relationship of sociology with other social sciences. ये CUET PG में भी है ये टॉपिक आपको UPSC में भी मिलेगा, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हम लोग सोशोलॉजी को बाकी जो अदर सोशल साइंसेस हैं उनसे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे सोशल साइंसेस को हम लोग देखेंगे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, राइट। देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज सब्जेक्ट्स as they share certain common concepts, interests and methods. However, there is a difference between these disciplines in terms of their viewpoint and the selective interest. बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस तो हमें नहीं मिलेगा, और ना कोई ऐसा यू कैन से क्लियर कट कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन सिमिलैरिटी, बट जो भी है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट जिसको हम लोग लेंगे दैट इज हिस्ट्री। ओके, सोशोलॉजी और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है? देखो, सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री आर क्लोजली एंड इंटीमेटली रिलेटेड टू ईच अदर। प्लीज रिमेंबर, ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सोशोलॉजी कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम हिस्ट्री एंड हिस्ट्री कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम सोशोलॉजी। दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है। दैट इज वाई प्रोफेसर G.E. हॉवर्ड remarked history is the past sociology and sociology is the present history. G.E. हॉवर्ड का ये स्टेटमेंट है जिन्होंने बोला था कि हिस्ट्री जो है वो पास्ट की सोशोलॉजी है और सोशोलॉजी जो है वो प्रेजेंट की हिस्ट्री है। तो इस तरह के कोट बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, सो आपको याद रखना है ये। देन जॉन सीली सेज दैट हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज नो फ्रूट एंड सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं, क्योंकि देखो, अगर आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है तो आपको सोसाइटी की हिस्ट्री पढ़नी होगी, राइट। हिस्ट्री एज अ रूल studies mostly the past. Conventional studies delineate the actual events or fail to establish how things actually happened. It studies concrete details of events. Conventional history was also about the history of kings and wars. We all know history में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हम लोग past के बारे में पढ़ते हैं, right? हम लोग event पे ज़्यादा फोकस करते हैं हिस्ट्री में। इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, किस तरीके से सोसाइटी बनी है ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट सोशोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोशोलॉजी में हम लोग रिलेशनशिप्स देखते हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या था, आज क्या है, तब इस तरह की स्टडी जब हम लोग करते हैं तो वो सोशोलॉजी में होता है। एरियाज लाइक हिस्ट्री ऑफ लेस ग्लैमरस इवेंट्स सच एज चेंजेस इन लैंड, जेंडर रिलेशंस फॉर्म द कोर एरिया ऑफ सोशोलॉजिस्ट। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, बट हम लोग बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड सोशोलॉजी में स्टडी नहीं करते हैं। हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आ जाते हैं, राइट। Now, sociology and political science. Sociology and political science are so closely and deeply related to each other that one becomes meaningless without other. Sociology और political science में भी हम देखते हैं कि दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, ठीक है। एक दूसरे के बिना they are meaningless. According to Morris Ginsburg, historically, sociology has its main roots in politics and philosophy of history. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये स्टेटमेंट्स आते हैं, ठीक है। द स्टेट विच इज द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन इट्स अर्ली एज वॉज मोर ऑफ सोशल देन पॉलिटिकल। तो हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं सोशोलॉजी के जो रूट्स हैं वो पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी से रिलेटेड है, ठीक है। However, conventional studies of political science focused on political theory and government administration. It restricted itself to the study of power embodied in formal organization. It pays attention to the formal structure and processes with government. Now we all know that political science जो है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है, राइट।
फॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोसेसेस करती है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं पॉलिटिकल साइंस में. ओके. सोशोलॉजी ऑन द अदर हैंड स्टडीज द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके. जितना भी फिलोसफिकल पार्ट होता है वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं. इट स्टडीज ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, स्ट्रेसेस द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, फोकसेस ऑन द एक्चुअल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर. जो एक्चुअल स्टडी है पॉलिटिकल बिहेवियर की उसको हम लोग पढ़ते हैं सोशोलॉजी में. नेक्स्ट सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज इकोनॉमिक्स. नाउ सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स भी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस शेयर करते हैं. देखो सोशोलॉजी को हम लोग क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम सारे सोशल साइंसेस को पढ़ सकते हैं. अगर कोई इंसान अच्छे से सोशोलॉजी पढ़ेगा, सारी जो भी एस्पेक्ट्स हैं सोशोलॉजी के वो पढ़ेगा, तो वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता है, वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है, वो एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है. कोई भी ऐसा सोशल साइंस बचेगा नहीं जो आप नहीं पढ़ सकते. राइट. नाउ देखो इकोनॉमिक्स के साथ क्लोज रिलेशंस हैं. रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज सो क्लोज दैट वन इज ऑफन ट्रीटेड एज अ ब्रांच ऑफ अदर बिकॉज सोसाइटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर. वी ऑल नो दैट हमारी जो सोसाइटी होती है उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट. जैसे डेली बेसिस पे ही हम लोग मनी के ट्रांजैक्शंस करते हैं, है ना. मनी इन्वॉल्व रहती है हमारी सोसाइटी में. तो इकोनॉमिक्स को ऐसा नहीं है कि हम लोग सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स को कभी भी अलग अलग कर सकते हैं. राइट. क्लासिकल इकोनॉमिक्स dealt with interrelations of pure economic variables such as price, demand, supply. Traditionally, it was focused on understanding of economic activity such as allocation of scarce goods and services. The dominant trend in economic एनालिसिस इज अबाउट हाउ. ओके. देखो इकोनॉमिक्स में हम लोग ज़्यादातर फोकस किस पे करते हैं? प्राइस पे, डिमांड पे, सप्लाई पे, है ना. हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो रिसोर्सेस हैं वो कम हैं, स्कार्स रिसोर्सेस हैं, और उनको हम लोग ठीक तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं. राइट. एंड सोशोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ते हैं इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, प्रैक्टिस. यानी जो इकोनॉमिक बिहेवियर है हमारा वो कैसा है, ये सब हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं. द लार्ज इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू द नीड ऑफ रीशेप लाइफ स्टाइल एंड कंजम्पशन. यानी हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स को सोसाइटी के जो फैक्टर्स हैं उनसे रिलेट करके पढ़ते हैं सोशोलॉजी में. ओके. It provides questioning and critical perspective on basic assumptions of economic behavior. It facilitates the need for a socially desirable goal. Sociology provides an understanding based on factual knowledge. Sociology जो है वो factual knowledge के basis पे हमें understanding provide करती है economics की, economic behavior की. Okay? नाउ सोशोलॉजी के साथ हम लोग साइकोलॉजी को भी पढ़ेंगे. साइकोलॉजी भी काफ़ी हद तक रिलेटेड है विद सोशोलॉजी. बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट. एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं क्योंकि इंडिविजुअल से हम लोग सोशोलॉजी में भी डील करते हैं. राइट. हम लोग इंटरेक्शंस के बारे में उसमें पढ़ते हैं और साइकोलॉजी भी उसमें यूज़ हो जाती है. साइकोलॉजी में हम पढ़ लेते हैं इंटेलिजेंस, लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी. ऐसे ही सोशोलॉजी में आप लोग एक टॉपिक पढ़ोगे दैट इज सोशलाइजेशन. वहाँ पर साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है. साइकोलॉजी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है. इट इज़ द साइंस ऑफ माइंड मेंटल प्रोसेस. जितना भी हम लोग अपने ब्रेन या माइंड की स्टडी करते हैं दैट कम्स इन योर साइकोलॉजी. ठीक है. सोशोलॉजी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सोसाइटी, हाउ पर्सनैलिटी इज शेप्ड. तो ये सारी चीज़ें भी हैं. हम लोग साइकोलॉजी के एस्पेक्ट को भी पढ़ते हैं सोसाइटी में. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. नाउ लास्ट इज योर एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी हद तक सोशोलॉजी जैसा ही है. ठीक है. बट कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं. देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट आर सोशल साइंटिस्ट कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन कंडीशन past and present and equipped with skills of developing rapport in unfamiliar situation. ठीक है. देखो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ. ऐसा होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यू कैन से सोसाइटी तो पढ़ते हैं वो भी, बट काफ़ी ज़्यादा उसमें ह्यूमन मैन काइंड की स्टडी हो जाती है. ठीक है. इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन मैन काइंड. ओके. नाउ इसमें बहुत कुछ आ जाता है. मतलब हमारे बॉडी फीचर्स एंड हमारा बॉडी किस तरीके से चेंज हुआ है, फिजियोलॉजी, ये सब भी इसमें आ जाता है. ओके. एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ऑल एस्पेक्ट्स इन सिंपल सोसाइटी एज होल इन न्यूट्रल. मतलब किस तरह की बॉडी हमारी पहले होती थी, किस तरह की बॉडी हमारी अभी होती है, एवरीथिंग
ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम लोग सोशोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। बट सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक यू कैन से सब टाइप होता है एंथ्रोपोलॉजी का, जो ऑलमोस्ट सेम होता है सोशोलॉजी जैसा। ठीक है, सोशोलॉजी ऑन द अदर हैंड स्टडीज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, देयरफॉर फोकसेस on part of society like religion, bureaucracy, social processes such as social mobility. Sociology often relies on survey method and quantitative data using statistics and questionnaire. ठीक है, सो आई होप आपको सारे सब्जेक्ट्स और उनके रिलेशंस समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट चीज़ है जो आपको यहाँ पर देखनी है, दैट इज ब्रांचेस ऑफ सोशोलॉजी। दो तरह की ब्रांचेस हम देखते हैं सोशोलॉजी में, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल से डील करते हैं और मैक्रो में हम लोग लार्ज स्केल पे जो चीज़ें हैं, ग्रुप्स हैं, उन पे डील करते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका नेशन बेस्ड कोई भी स्टडी हो, या जब हम लोग कंट्री के बेसिस पे कुछ पढ़ते हैं, दैट इज योर मैक्रो। ओके, सो आई होप यहाँ पर चैप्टर 1 के जो बेसिक्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग वे में दिया है एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड जो एनसीईआरटी के लास्ट में आपको मिलेंगे। जैसे कैपिटलिज्म क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्राइज बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज। एक तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है कैपिटलिज्म, राइट। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल रिफर्स टू एनी एसेट इंक्लूडिंग मनी, प्रॉपर्टी, मशीन विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस कमोडिटी फॉर सेल। कैपिटल कोई भी ऐसी यू कैन से चीज़ होती है जिसको यूज़ करके आप बिजनेस में मनी जनरेट करते हो, प्रॉफिट जनरेट करते हो। ठीक है, दिस सिस्टम रेस्ट ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वी ऑल नो कैपिटलिज्म में जो है प्राइवेट ओनरशिप होती है। ठीक है, डायलेक्टिक का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ें जो साथ में एग्जिस्ट करती हैं और दोनों ही सही हो सकती हैं। ठीक है, इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन, अ फैक्चुअल इंक्वायरी कैरीड आउट इन एनी गिवन एरिया ऑफ सोशियोलॉजिकल सोशियोलॉजी। इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जब हम किसी एरिया की स्टडी करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट मैथड्स। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन। फेमिनिस्ट थ्योरीज वो होती हैं जहाँ पर एम्फेसिस ऑफ सेंट्रलिटी ऑफ जेंडर, जहाँ पे हम लोग जेंडर को सेंटर मान के थ्योरीज देखते हैं, वो आप लोग आगे देखना, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मीनिंग आप लोग देख लेना। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है, अ टर्म रिफरिंग टू द फैक्ट दैट ग्रुप्स एंड सोसाइटी ऑफ विच वी आर पार्ट एक्सर्ट अ कंडीशन इन्फ्लुएंस ऑन आवर बिहेवियर। यानी हमारा जो भी बिहेवियर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो बनाया गया है, वो पहले से बन के नहीं आया है। वैल्यूज क्या होते हैं, आइडियाज हेल्ड बाय ह्यूमन इंडिविजुअल और ग्रुप्स अबाउट व्हाट इज डिजायरेबल। क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, वो हमारे वैल्यूज होते हैं। ठीक है, सो 11th क्लास के लिए मैं कहना चाहूँगी दैट यू गाइज हैव टू रिमेंबर ऑल दिस, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस होंगे 11th क्लास के लिए, वो उनका फॉर्मेट जो है वो आपको यूजी के ग्रुप में मिलेगा। मैं अभी आपको बताऊंगी, आगे आएगा ग्रुप, तो आपको वो ज़रूर से ज्वाइन करना है इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू आर इन 11th क्लास। ठीक है, 11th क्लास के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल है मेरे पास जो मैं शेयर करूंगी, बट वो टेलीग्राम पे ही शेयर होगा। ओके, एंड दीज आर द बुक्स एंड ऑथर्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये पीछे रेफरेंस में जो बुक्स दी होती हैं चैप्टर के, ये वही बुक्स हैं, प्लीज़ इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से आ जाता है विद ईयर। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर अ सोशोलॉजी स्टूडेंट। मेरे चैनल पे सोशोलॉजी का सारा कंटेंट रहता है। सो अगर आप 11th में हो, 12th में हो, यूजी की तैयारी कर रहे हो, पीजी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सोशोलॉजी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मेरा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नाउ दिस इज द ग्रुप दैट आई वांट ऑल 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। जो लोग 11th एंड 12th में हैं, जो CUET यूजी की तैयारी कर रहे हैं, आई वांट यू ऑल टू ज्वाइन दिस ग्रुप। ओके, क्योंकि बाकी के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर आपको और बड़े स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, तो उनसे आप डाउट्स पूछोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये वाला एक चैनल है मेरा, इससे ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चैनल के थ्रू ही आपको मिलेंगी, तो चैनल ज़रूर से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, so that's all for today guys. I hope you liked today's video. Thank you very much. Keep learning.